Hello students, in this video we are here to start with a new chapter that is tribals, decus and the vision of a golden age. Means in this chapter this is a chapter from NCERT History class 8. So let's focus on this topic tribals, decus and the vision of golden age. So tribals, what is the meaning of tribals? We must know separate communities with a unique culture, यानी आदिवासी जिनको कहते हैं. They are also known as the original inhabitants of a country. Decus, in this chapter we will come to know about this term decus. यानी decus was a term given by tribals and decus were outsiders and the vision of a golden age. यानी ऐसी परिस्थिति में गोल्डन एज का एक विजन जो वहाँ के लोगों के मन में था, यानी कि विजन ऑफ अ गोल्डन एज का मतलब एक ऐसा एज आएगा, एक स्वर्णिम युग आएगा जब सारी समस्याएं जो हैं किनकी ट्राइबल्स की वो ख़त्म हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. 1895 ये एक समय है. एक आदमी था जिसका नाम क्या था, बिरसा. उसको जंगलों में घूमते हुए देखा जा रहा था. कहाँ पे? झारखंड के छोटा नागपुर रीजन के गाँवों में. ऐसा अक्सर लोग कहते थे कि उसके पास मिरेकुलस पावर्स थी, यानी कि चमत्कारी शक्तियाँ थी और वो मतलब हर बीमारी का इलाज उसके पास था, यानी कि हर समस्याओं का समाधान उसके पास हुआ करता था. और वो मतलब कि ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकता था, यानी कि अनाज को बढ़ा सकता था. उसके पास वो मिरेकुलस पावर थी. बिरसा ने खुद को ये घोषणा की, खुद घोषित किया कि गॉड ने उसको भेजा है. किस लिए? लोगों को सेव करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, प्रॉब्लम से, ट्रबल से, लोगों को स्लेवरी से फ्री करने के लिए, यानी गुलामी से आज़ाद करने के लिए. किसकी गुलामी से? तो डीकूज की गुलामी से. यानी कि ट्राइबल्स की भाषा में जो डीकूज थे उनको क्या कहा जाता था? आउटसाइडर कहा जाता था, यानी कि बाहरी कहा जाता था. जल्द ही हजारों लोग बिरसा को फॉलो करने लगे, अनुसरण करने लगे बिरसा की, और ये मानने लगे कि वो क्या था? भगवान था. और वो आया इसलिए था ताकि उनकी प्रॉब्लम्स का निजात हो सके. बिरसा के बारे में जानते हैं. बिरसा का जन्म मुंडास परिवार में हुआ था. एक आदिवासी समूह है जो कि छोटा नागपुर रीजन में रहता है. उसके जो फॉलोअर्स थे उसमें मतलब कि सांथाल और ओराव रीजन, ये दो ट्राइब है, सांथाल ट्राइब और ओराव ट्राइब, यहाँ के भी फॉलोअर्स थे. उस समय क्या था कि सभी लोग नाखुश थे. जो उस समय बदलाव हो रहे थे या जो समस्याएं उस समय उत्पन्न हो रही थी ब्रिटिश शासन के समय में, उससे सभी नाखुश थे, सभी नाराज़ थे. उनका जो आम जनजीवन था वो तबाह हो रहा था. उनका जो लाइवलीहुड्स था वो खतरे में था और जो धर्म था वो भी संकट में था. अब बिरसा के पास अब क्या क्या समस्याएं हुई जिनको भविष्य में सॉल्व करना था. आउटसाइडर कौन थे, यानी बाहरी कौन थे, जिनको डीकू कहा गया, और कैसे उन लोगों ने इस इलाके को अपना गुलाम बना लिया. क्या हो रहा था, यानी ट्राइबल की लाइफ को क्या हो रहा था ब्रिटिश शासन के दौरान, और कैसे ही उनके जो मतलब कि लाइफ्स थे, यानी उनके जो जीवन थे वो बदले, यानी उनमें बदलाव आया. कुछ सवाल है जिनका हम जवाब इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे. हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है. लास्ट ईयर ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में क्लास 7th में हमने पढ़ा है. ज़्यादातर जो जनजाति है उनकी कस्टम्स होती थी. कस्टम्स और हैबिट में एक फ़र्क है. हैबिट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल की आदत, और कस्टम्स का मतलब होता है एक सोसाइटी की आदत, एक कल्चर की, या एक सोसाइटी की एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आदत, रीति रिवाज जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम कस्टम कहते हैं. रिचुअल, रीति रिवाज, वो जो मतलब कि जो ब्राह्मण्स के द्वारा जो लेट डाउन था हिंदू सोसाइटी में, उससे बिल्कुल भिन्न था. ये जो समाज थे, यानी जो आदिवासी समाज था, इनमें शार्प डिवीज़न नहीं था. जैसे कि कास्ट सोसाइटी नहीं थी, जैसे हिंदुओं में होती है वैसी कास्ट सोसाइटीज़ इनमें नहीं थी. जो सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे वो खुद को एक दूसरे से, यानी आपस में रिश्तेदारी वगैरह निभाते थे.
इसका ये मतलब नहीं था कि कोई सोशल और कोई आर्थिक डिफरेंस नहीं था ट्राइब के भीतर, या ट्राइब्स के बीचों में, जनजातियों के बीचों में कोई सामाजिक और आर्थिक फर्क नहीं था। अब हम जानते हैं कि ट्राइबल्स, हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, यानी ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो रहते कैसे थे। तो 19वीं शताब्दी तक ट्राइबल जो थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ में क्या थे, लिप्त थे। इनमें से कुछ थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे। अब ये टॉपिक है झूम कल्टीवेटर्स। झूम कल्टीवेशन एक कृषि की प्रक्रिया होती है जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। यह छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे किया जाता था, ज़्यादातर जंगलों में किया जाता था। इसमें ट्री टॉप्स को काटा जाता था ताकि ग्राउंड पे सनलाइट आसानी से पहुंच सके, और मतलब कि ज़मीन पे जो भी वेजिटेशन होता था उसको जलाया जाता था, ज़मीन को साफ़ की जाती थी कृषि के लिए। वो उन राखों को, जो राख जलाने के बाद उनको मिलता था, उसको क्या करते थे, मतलब कि छींट देते थे ज़मीन पे, क्योंकि उसमें पोटैश होता था। तो उससे क्या होता था, ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती थी। वो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे पेड़ को काटने में, और उसके बाद मतलब कि मिट्टी को उड़ेदने में, हल टाइप का जो होता था, और इस तरह से वो कृषि के लिए ज़मीन को तैयार करते थे। फिर उसके बाद वो बीज बोते थे, और मतलब कि वो प्लोइंग के बदले वो क्या करते थे, सिर्फ बीज बो करके छोड़ देते थे। एक बार अगर फसल तैयार हो जाता था तो उसकी कटाई होती थी, और उसके बाद वो फिर क्या करते थे, दूसरे ज़मीन पे मूव कर जाते थे, क्योंकि उस समय ज़मीन बहुत था, इंसान कम थे। एक खेत जिसको मतलब कि एक बार खेती कर ली गई, उसको बहुत समय के लिए फैलो छोड़ दिया जाता था। यानी फैलो का मतलब क्या होता है कि फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड ऑफ फॉर अ वाइल सो दैट सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी। यानी एक ज़मीन जिसको आप क्या करते हो, मतलब कि एक लंबे समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हो, ताकि वो जो ज़मीन है उसमें फर्टिलिटी दोबारा से मतलब कि मेंटेन हो सके। साल एक पेड़ का नाम है। महुआ भी क्या है, एक फ्लावर है जिसको खाया भी जाता है और अल्कोहल बनाने में काम आता है। उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वेर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेटर जहाँ कहाँ ज़्यादातर पाए जाते थे, जंगल इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के और सेंट्रल इंडिया के। सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है। इन जो आदिवासी लोग थे, इनके जो जीवन थे वो फ्री मूवमेंट पे डिपेंड थे, यानी कि स्वतंत्र जो इनका मूवमेंट था, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं था। जंगलों में कहीं भी जा सकते थे, कहीं से कोई सामान ला सकते थे। लैंड का इस्तेमाल करना, फॉरेस्ट का इस्तेमाल करना अपने फसलों को उगाने के लिए। तो इस तरह से ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद है हंटर गैदरर। इनमें से कुछ क्या थे, हंटर गैदरर्स थे। तो बहुत से इलाकों में ट्राइबल ग्रुप जो थे वो शिकार करते थे, हंटिंग एनिमल्स, और फॉरेस्ट से क्या करते थे, सामान को जो भी उपजाते थे उसको इकट्ठा करते थे। उन्होंने फॉरेस्ट को सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी समझा। अब खोंड, द खोंड्स, ये भी ट्राइब का नाम है, एक कम्युनिटी थी जो उड़ीसा में रहती थी। ये हमेशा मतलब कलेक्टिव हंट पे जाते थे, सामूहिक रूप से शिकार पे जाते थे, और जब शिकार कर लेते थे तो ये मीट को आपस में बांट लेते थे। वे फ्रूट और मतलब कि जो भी जंगल से रूट खरीदते वो कलेक्ट करते थे उसको खाते थे, और उसको पका करके किसके साथ, तेल के साथ, जो मतलब कि ये महुआ के बीज से और साल के बीज से निकालते थे, उसके साथ मतलब कि पका करके फिर खाते थे। फॉरेस्ट के श्रब्स का भी वो इस्तेमाल करते थे, हर्ब श्रब्स, आई होप यू नो, मेडिसिनल पर्पस के लिए। और उसके बाद मतलब कि सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट, और जो जंगल का जो भी उपज होता था उसको लोकल मार्केट में बेचते थे। जो भी लोकल बीवर्स थे, यानी जो जुलाहा थे, और जो चमड़ा का काम करने वाले जिनको आज हम चमार भी कहते हैं, वो मतलब कि खोंड्स की तरफ जैसा वो करते थे। व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम, जब उनको कुसुम और पलाश की ज़रूरत होती थी, है ना, तो ये इसका इस्तेमाल किस लिए, कलर देते थे, क्लोथ और लेदर, फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर, यानी पलाश फूल का इस्तेमाल होता था कपड़े और चमड़ा को रंगने के लिए होता था। इसके बाद है कि फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज। अब ये जो जंगल के लोग थे, इनको कहाँ से मतलब कि सप्लाई मिल पाता था, या बाकी अनाज मिल पाता था।
मतलब कि एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स, वो क्या करते थे आपस में अदला बदली करते थे, जिसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बदले में। दे बॉट गुड्स विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, कम कमाई में मतलब कि वो सामान खरीदा करते थे। उनमें से कुछ थे वो ऑड जॉब्स किया करते थे गांव में, लोड्स कैरी करते थे यानी बोझ उठाते थे, सड़क बनाते थे, और बाकी जो है वो छोटे किसानों के खेतों में काम करते थे। जब ये जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो सप्लाई कमता गया, ट्राइबल पीपल को मतलब कि इधर उधर भटकना पड़ा मजदूर के रूप में। उनमें से बहुत जो थे जैसे बैगाज, कहाँ के, सेंट्रल इंडिया के, वो अनिच्छुक थे, मतलब कि दूसरों के लिए काम करने को लेकर के वो अनिच्छुक थे, ऐतराज़ जताते थे। बैगाज ने खुद को देखा गांव के जंगलों के लोग के रूप में, यानी जंगल के वासी के रूप में, जो मतलब सिर्फ जंगल पे निर्भर रह सकता है। इट वॉज बिलो डिग्निटी ऑफ बैगा, यानी बैगा के सम्मान के ये खिलाफ था मजदूर के रूप में काम करना। ट्राइबल्स ग्रुप ऑफन नीडेड टू बी बाय, यानी ट्राइबल ग्रुप जो थी, यानी जो आदिवासी समाज था, उनको खरीदना और बेचना किस लिए, टू गेट गुड्स, यानी सामान लेने के लिए, दैट वेर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी, जिसका मतलब कि जो कि एक ही लोकेलिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता था। इसकी वजह से ट्रेडर पे डिपेंडेंस बढ़ जा रहा था और मनी लेंडर्स पे। ट्रेडर्स आते थे विथ थिंग्स फॉर सेल, सामान बेचने, और मतलब कि अपने सामान को बहुत हाई प्राइस में बेचते थे, और मनी लेंडर क्या करते थे, मतलब लोन दिया करते थे, जिससे ट्राइबल्स जो थे यानी जो जनजाति थे वो अपनी कैश की ज़रूरतों को पूरा करते थे, जो भी वो कमाते थे। बट द इंटरेस्ट चार्ज, लोन्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज था वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। सो द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेप्ट एंड पॉवर्टी, तो जो आदिवासी मार्केट जो था और जो कॉमर्स था, उनका जो वाणिज्य व्यापार था, वो ज़्यादातर कर्ज और गरीबी में डूबा रहता था। इसीलिए वो मतलब कि खुद को दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर, यानी वो मनी लेंडर और ट्रेडर को क्या बुरे रूप से देखते थे, आउटसाइडर के रूप में देखते थे, और उनको ये लगता था कि उनकी सारी समस्याओं का जड़ यही मनी लेंडर है, यही ट्रेडर है। इन्हीं को ये क्या कहते थे, ये मतलब कि आउटसाइडर कहा करते थे। अब इसमें कि कुछ सम हार्डेड एनिमल, इनमें से कुछ जो थे उन्होंने क्या किया, मवेशी चराए। मेनी ट्राइबल ग्रुप लिव बाय हर्डिंग, बहुत से जो आदिवासी समाज थे वो हर्डिंग से अपना जीवन यापन करते थे या पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। वो पास्टोरलिस्ट थे, यानी जो चरवाहा जिनको कहते हैं, जो अपने झुंड के साथ, अपने मवेशियों के झुंड के साथ एक सीजन से दूसरे सीजन जगह जगह अपना जगह स्थानांतरण करते थे। जब एक जगह का घास खत्म हो जाता था तो वो दूसरे इलाके में घूम जाते थे, जैसे कि बन गुज्जर जो थे पंजाब पहाड़ी के, और जो लवाड़ीज थे वो आंध्र प्रदेश के थे, ये कैटल हर्डर थे, मवेशी चराने वाले थे। कुल्लूज के जो गड्डीज थे जो हिमाचल प्रदेश में है, और कश्मीर के जो बकरवाल थे, गुज्जर बकरवाल, वो गोट्स पालते थे, बकरी पालते थे। इसके बारे में हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, एक अलग सा चैप्टर है जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। सो नेक्स्ट है कि सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। अब इनमें से ही कुछ क्या हो गए, सेटल्ड कल्टीवेशन पे चले गए, यानी कि अस्थाई खेती करने लगे। यानी 19वीं शताब्दी से पहले इनमें से जो बहुत थे ट्राइबल ग्रुप, उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू हो गए, और मतलब अपना खेती करना एक जगह ही स्टार्ट कर दिए, एक साल अगला साल, इस तरह से मतलब बार बार एक ही खेत पे खेती करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि बदले में एक जगह से दूसरे जगह घूमा जाए, एक ही जगह रुकते, सेटल होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने फिर हल का इस्तेमाल करना, उसके बाद उनको धीरे धीरे लैंड पे उनका राइट्स मिल गया। बहुत से जगहों पे, जैसे मुंडाज जो थे छोटा नागपुर के, लैंड उनके मतलब कि उनके पूरे क्लैन को बिलोंग करता था, उनके पूरे बिरादरी को बिलोंग करता था। ऑल मेंबर्स, इस बिरादरी के जितने भी सदस्य थे उनको डेस्केंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, यानी उनके पूर्वज कहा जाता था, जो आदिवासी जिनको कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहली बार लैंड को क्लियर किया, इसीलिए उस लैंड पे उन्हीं का हक होगा। वेरी ऑफन, कभी कभी क्या होता था कि कुछ लोग जो थे क्लैन के भीतर, यानी जो बिरादरी थी उसके भीतर, उनको ज़्यादा पावर मिल जाया करती थी दूसरों की अपेक्षा। कुछ उसमें से चीफ बनते थे और कुछ उसके फॉलोअर बन जाते थे। पावरफुल मेन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। ज़्यादातर जो पावरफुल लोग होते थे वो लैंड को रेंट पे दे देते थे, खुद नहीं खेती करते थे, रेंट पे दूसरे को दे देते थे। अब ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स
saw settled tribal groups like Gonds और संथाल as more civilized than hunter gatherers। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने गॉन्ड्स और संथाल को ज़्यादा सभ्य देखा, किनकी तुलना में? जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे या फिर जो हंटर गैदरर्स थे, जो मतलब जंगल में रहते थे, उसको ब्रिटिशर क्या कहते थे? वाइल्ड कहते थे, यानी जंगली कहते थे, और सैवेज कहते थे, यानी कि जंगली और असभ्य कहते थे। यानी ब्रिटिशर का मानना था कि इन जंगलियों और असभ्य को सभ्य होने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसी टॉपिक का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। So this is all about part 1. Thanks and have a nice day. Please enjoy this video. This is quite enough as usual for your CBSE and UPSC exam. Thanks a lot.